स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं और अपने इस क्रम में हम लोग आज ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, किन टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजों को आज विस्तृत तौर पर पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं समझ में आ रहे होंगे और आपके आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जैसा कि हम जानते हैं, यहां पर जो ऑप्टिकल, जो शब्द है ऑप्टिकल, इसका मतलब देखिए क्या है। कहीं ना कहीं यहां पर लाइट से संबंधित कोई बात है, कोई प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या किसी भी स्पीशीज से संबंधित होती है, जुड़ी होती है। हम लोग आगे पढ़े इसके पहले हम लोगों को कुछ फंडामेंटल्स पहले क्लियर करने होंगे, फिर हम लोग आगे अपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो फंडामेंटल है वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की क्या परिभाषा होती है, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीएल बोलते हैं। देखिए, हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसमें तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, लाइट जो हम लोग अनुभव करते हैं वो एक दिशा में चलती है, ये उसका लाइन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया जिसमें वो आगे बढ़ती है। इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो गया, एक आप अगर आपने इसको एक्स एक्सिस माना है आप इसको वाई मान लीजिए, और इसके परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस। तो जब भी हम एक लाइट की बात करते हैं उससे तीन बातें जुड़ी होती हैं। एक तो जिस दिशा में वो चल रही है, तो इस दिशा में लाइट मूव कर रही है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वाई और जेड में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसा समझें कि लाइट के साथ एक मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी जुड़ी होती है और लाइट के साथ एक इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉपर्टी जुड़ी होती है। इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से और मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। तो यहां पर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो लाइट से संबंधित होती है, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन चीजें हैं, इसका मूवमेंट है, इसका मूवमेंट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम लोग नॉर्मल लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहां पर चित्र में एक अनपोलराइज्ड लाइट बनाई है, जहां पर ये हो गई उसकी लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, ये हो गया उसका मूवमेंट, और इसके परपेंडिकुलर हमने देखिए यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर कोई रोल नहीं था, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं, जैसे ये लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है तो इसके परपेंडिकुलर पूरी इस प्रकार से डिस्क बन जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी समय ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर किधर भी हो सकती है। ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है। हम लोग इसको एक विशेष प्रकार के एक डिवाइस से पास करते हैं जिसको पोलराइजर बोलते हैं, या पोलरॉइड भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग जो सनग्लासेस पहनते हैं, जो इसमें पोलराइड होता है, वो जो लाइट होती है उसको एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करती है। अब देखिए यहां पर जो हम लोग पोलराइजर लेते हैं उसकी विशेषता क्या है। जब ये लाइट इस पोलराइजर से गुजरती है तो इस पोलराइजर में एक पास एक्सिस होता है। देखिए पास एक्सिस का मतलब क्या है। अब आप ऐसा समझो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्क है, ये डिस्क जब पूरी की पूरी यहां पहुंच गई, ध्यान से देखिए, ये डिस्क जब पूरी की पूरी यहां पहुंच गई, जब इसको पार करेगी तो डिस्क का सिर्फ यही वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो पास एक्सिस के पैरेलल होगा, वही पोलराइजर से आगे की तरफ जा पाएगा, उसी को जाने की अनुमति है, और बाकी जो भी पोर्शन है वो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से जो आप देखेंगे, यहां से एक
एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस प्रकार से, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सब पास हो पाए हैं, बाकी सब जगह से पोलराइजर ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बच्चों ये देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑस्किलेशन है वो एक ही प्लेन में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और हमारा जो ये टॉपिक है इससे इसका एक बहुत ही बड़ा संबंध है। अब देखिए वो क्या है बच्चों, अब हम लोग उस पर आएंगे। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखें, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। बच्चों देखिए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। हम लोग अपने ऑर्गेनिक में बात करें, इनऑर्गेनिक में भी मिल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक की बात करें तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो लाइट के प्रति एक व्यवहार शो करते हैं। और कौन सी लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट नहीं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इन सब्सटेंसेस से जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनसे पास करते हैं, तो ये उस लाइट के साथ इंटरैक्शन करके या तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसके प्लेन को, या तो उसके प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको पोलैरीमीटर बोलते हैं। वो पोलैरीमीटर एक ट्यूब नुमा एक चीज होती है, उस ट्यूब में हम उस कंपाउंड का सॉल्यूशन भर देते हैं जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और एक सिरे से आप इस चित्र में देखें, हमने यहां पर ये पोलैरीमीटर लिया है, एक ट्यूब होती है, और यहां पर हमने देखिए इसका सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन भर के रखा है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहां से जाने की अनुमति होती है। और जब वो बाहर निकलती है तो हम लोग अपनी आईज को यहां पर रखकर उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जा तो रही थी ये इस प्रकार से सीधे, लेकिन यहां से निकलने के पश्चात ये थीटा एंगल से टर्न हो गई है। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ टर्न हो गई है। तो वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कितना एंगल का रोटेशन है इसको जानने के लिए हम लोग पोलैरीमीटर नाम के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अगर ये सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तभी आपको रोटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन यदि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता तो कभी भी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलता। तो जब तक कि आपका जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तब तक वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। तो ये जो जांच है ये 100% एक ऑथेंटिकेट करती है कंपाउंड को, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। चलिए इस संबंध में कुछ और बातें पढ़ें जो आईआईटी जेईई एडवांस पर जिन पर सवाल आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो। ये जो रोटेशन होता है बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपने कौन सी वेवलेंथ लाइट की यूज की। जैसे आपने बच्चों मान लीजिए सोडियम लाइट यूज की है, सोडियम की डी लाइट, और ये लगभग जो है 549 नैनोमीटर्स के आसपास होती है ये, और आपने ये लाइट इस्तेमाल की है। तो कौन सी वेवलेंथ, अब आप सोडियम डी लाइट के स्थान पे कोई और लाइट यूज कर सकते थे जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होता, कोई और यूज कर सकता था 400 नैनोमीटर की। तो एंगल ऑफ रोटेशन इस पर भी निर्भर करता है कि आपने कौन सी लाइट यूज की है। तो स्वाभाविक सी बात है आप जिसको यूज करेंगे उसको पीपीएल तो बनाना ही होगा। अगला चीज क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने जो कंपाउंड लिया है, जैसे कि आपका कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन आपने सॉल्यूशन में लिया है, कम लिया है ज्यादा लिया है, इस पर भी निर्भर करेगा कि ये एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। कैसे निर्भर करेगा अभी हम उस पर आएंगे। फिर लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर, जो आपने ट्यूब ली है जिसमें आपने सॉल्यूशन को भरा है और जिससे आप पीपीएल को पास करा रहे हैं, वो कितना लंबा है, कम लंबा है ज्यादा लंबा है, उस पर भी ये एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करेगा। कैसे करेगा अभी बताएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेंपरेचर। सब कुछ सेम रखिए,
लेकिन आप रोटेशन कश्मीर में मेजर करेंगे कुछ और आएगा, दिल्ली में मेजर करेंगे कुछ और आएगा, अमेरिका में मेजर करेंगे कुछ और आएगा। टेम्परेचर का अगर वेरिएशन होगा तो हर चीज सेम रखने के बावजूद भी थीटा में परिवर्तन होगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन करते हैं और इसका नाम है स्पेसिफिक रोटेशन। बच्चों आपने एक पोलैरिमीटर यूज किया, पोलैरिमीटर में ये देखिए स्पेसिफिक रोटेशन कैसे डिनोट करते हैं। पहले तो यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ऊपर ये जो टी होता है ये होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो लेमडा होती है ये बताती है आपने कौन सी वेवलेंथ यूज की है लाइट की। ये जो अल्फा है जो आप पोलैरिमीटर यूज करते हैं उसमें से लाइट जब मुड़ती है तो वहां पर नापने का कितना डिग्री से मूवमेंट हो रहा है, कितना डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको नापने का पूरा मेथड होता है और ये होता है कितना रोटेशन हुआ। तो ये रोटेशन जो आप पोलैरिमीटर से नापेंगे एक्सपेरिमेंटली। सी होता है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो आपने पोलैरिमीटर में भरा है। तो ये जो कंसंट्रेशन लेना है ये मोलारिटी में नहीं लेना, ध्यान रखें। इसकी एक खास यूनिट है और इसकी यूनिट हमें क्या लेनी है, ग्राम्स पर ml। ध्यान रखें यहां पर जो आपको यूनिट यूज करनी है कंसंट्रेशन की, ध्यान रखें। लोग यही गलती करते हैं, मोलारिटी ले लेते हैं, गलत हो जाएगा। क्या लेना है, ग्राम्स पर मिलीलीटर, कितने ग्राम आपने सॉल्यूट वो कंपाउंड पर ml ऑफ सॉल्यूशन लिया है। अगला जो L है ये लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर होता है, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर। और बच्चों इसको भी विशेष ध्यान रखें, ये ना तो मीटर में होता है ना तो सेंटीमीटर में होता है, ये होता है डेसीमीटर में। किस में होता है बच्चों, डेसीमीटर। आपको ध्यान रखना है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये जब आप काम करते हैं, आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पोलैरिमीटर आपको अल्फा भी बता देगा। आपने सॉल्यूशन लिया तो कंसंट्रेशन आपको पता ही होगा। आप पोलैरिमीटर की लंबाई नाप ही सकते हैं, तो यहां पर आप स्पेसिफिक रोटेशन नाप लेंगे और थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप ही लेंगे। कौन सी वेवलेंथ यूज कर रहे हैं आपको पता ही होगा। तो सवाल इस पर बनाए गए हैं और जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप विशेष प्रकार से पढ़िएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोलर रोटेशन। देखिए स्पेसिफिक रोटेशन पर तो सवाल आ ही सकता है, मोलर रोटेशन पर भी आ सकता है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, मोलर रोटेशन क्या होता है। वैसे ही आपको लिखना है, टेम्परेचर ऊपर लिखना है, वेवलेंथ जो यूज कर रहे हैं। जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है उसमें जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको 100 से डिवाइड कर, ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट से आपको मल्टीप्लाई करना है और ये मॉलिक्यूलर वेट आपको ग्राम में लेना है और 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज जो आती है इसको बोलते हैं मोलर रोटेशन। तो आपसे स्पेसिफिक रोटेशन पूछ सकता है या दे सकता है और मोलर रोटेशन पूछ सकता है। तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों कायरलिटी। देखिए कायरलिटी का क्या मतलब होता है बच्चों। कायरलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी चीज की, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कि जब आप उसकी मिरर में एक इमेज लें और इमेज बने तो ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, अगर ये एक दूसरे पर एग्जैक्टली हूबहू मैच नहीं करते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, एक दूसरे पर सुपर इंपोज एग्जैक्टली नहीं हो पाते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं, तो यह प्रॉपर्टी कहलाती है कायरलिटी। और ऐसे जो स्पीशीज है, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम कायरल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और कोई मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो हम बोलेंगे उसको कायरल मॉलिक्यूल। तो बच्चों कोई भी कायरल मॉलिक्यूल जब होता है तो उसमें कायरलिटी होती है। उस मॉलिक्यूल का जब आप मिरर के सामने एक इमेज बनाते हैं तो ये दो चीजें एक दूसरे पर एग्जैक्टली मैच नहीं करती हैं, बैठ नहीं पाती हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल होती हैं। और आपको बताएं ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हैं।
ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और कौन से आइसोमर्स हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये जो मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज वाले जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इनका खास नाम है हमारे केमिस्ट्री में इनैंशियोमर्स। क्या? इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ये कायरल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मिरर इमेज जब बनाएंगे तो एक दूसरे पर वो बैठ नहीं पाएंगे, एग्जैक्टली नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे। और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, इनको इनैंशियोमर्स बोलते हैं। और ये दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। उसमें भी कौन वाले? कन्फिग्रेशनल में भी कौन वाले? ऑप्टिकल। और इनकी एक खास बात बता दें, यहां पर देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया, इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच अ स्पीशीज इज नॉट सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगली चीज, ऑल कायरल स्पीशीज आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये फंडामेंटल बात है। कभी भी आपने इस बात का जायजा ले लिया, कंफर्म कर लिया कि कोई भी कंपाउंड अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो आपने बोल दिया ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, दोनों कायरल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यानी आप इस वाले कंपाउंड का और उसके मिरर इमेज का अलग अलग पोलैरिमीटर में अगर सॉल्यूशन बनाएं, और दोनों नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन बनाएं, तो आप देखेंगे कि दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस बात को ध्यान रखें। और अगली बात ध्यान रखें, जब भी कोई कायरल कंपाउंड होता है जिसके आपने सॉल्यूशन बनाए और जिनको हम इनैंशियोमर्स बोल रहे हैं, तो अगर आपने उनका सेम कॉन्सेंट्रेशन लिया है इनैंशियोमर्स का अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, सेम पोलैरिमीटर से आपने किया है, तो आप देखेंगे कि दोनों का जो रोटेशन है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड होता है कौन सा क्लॉकवाइज करेगा और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, ये आप देख के नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपने सब कंडीशन सेम लिए, सेम कंसंट्रेशन लिया है, सेम पोलैरिमीटर, तो जो रोटेशन एक कंपाउंड का एक इनैंशियोमर का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का दूसरे का भी होगा। लेकिन जो साइन होंगे वो ऑपोजिट होंगे। मान लीजिए एक आपने लिया तो वो +10 डिग्री दिखा रहा है। प्लस कब यूज करते हैं? क्लॉकवाइज में। तो अगला वाला क्या दिखाएगा? 10 डिग्री दिखाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, जिसको माइनस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो +10 -10, लेकिन कब? जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा, और सेम पोलैरिमीटर आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहां पर हमने आपको दिखाया है, देखिए ये कंपाउंड है, ये 1 जिसको हमने लिखा है, इसका बच्चों हमने मिरर इमेज ले लिया 2। अब मिरर इमेज देखिए, यहां पर जो हमने कंपाउंड को शो किया, किससे किया है? वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। हमने आपको बताया था ये सॉलिड लाइन होती है, सॉलिड लाइन होती है प्लेन में। तो ये मिथाइल, ये कार्बन और ब्रोमीन एक प्लेन में है। ये देखिए डैश है, डैश मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है, तो हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। ये देखिए क्या है? वेज है, वेज Cl क्या हो रहा है? प्लेन के बाहर आ रहा है। तो हमने देखिए इमेज कैसे बनानी है, इस कार्बन की इमेज ऐसे बन गई, सेम दूरी पर मिथाइल बन गया, इस सॉलिड लाइन की जगह ये। यहां देखिए Br दूर है तो यहां Br, इधर हाइड्रोजन अंदर जा रहा है तो इधर भी हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, इधर Cl बाहर आ रहा है तो इधर भी Cl बाहर आ रहा है। ये देखिए, अब देखिए अगर आप इन दोनों पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको पता चलेगा बच्चों कि ये दोनों कभी भी एग्जैक्टली एक दूसरे पर बैठ नहीं पाएंगे, यानी ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल हैं। हम थोड़ा प्रयास करके आपको दिखाते हैं। चलिए जब बैठाने का प्रयास करेंगे तो देखिए, ये मान लीजिए आपने इसको, इस पूरे को ऐसे पलट दिया, इस पूरे को आपने ऐसे पलट दिया 180 डिग्री। आपने सोचा यार मिथाइल और ब्रोमीन को बैठा लेते, तो 180 डिग्री आपने पलट दिया, तो कार्बन पे कार्बन बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिथाइल पे मिथाइल बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जब 180 डिग्री रोटेट किए तो Br इधर आके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसको 180 डिग्री आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो होगा क्या बच्चों? ये हाइड्रोजन अब जो अंदर जा रहा है ये बाहर हो जाएगा, मतलब इस Cl पर हाइड्रोजन आके बैठ जाएगा,
और ये जो Cl पहले बाहर था वो अंदर हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पर Cl जाके बैठ जाएगा, यानी मिथाइल पे मिथाइल बैठ गया, कार्बन पे कार्बन, Br पे Br। लेकिन बच्चों यहां पर समस्या आ जाएगी, यहां पर ये दोनों एटम्स एक दूसरे पर एग्जैक्टली मैच नहीं होंगे और आप कुछ भी कर लें कभी मैच नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉन सुपर इंपोजेबल हैं और यानी ये कायरलिटी की पहचान है कि ये एक दूसरे पर नॉन सुपर इंपोजेबल हैं, यानी ये जो 1 और 2 हैं ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं और ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जिनको हम इनैंशियोमर्स बोलते हैं और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी इन दोनों को अलग अलग अगर आप पोलैरिमीटर में जांचेंगे तो दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। अगर सब कंडीशन सेम है तो एक अगर 10 डिग्री से क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा 10 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सेम स्पेसिफिक रोटेशन देते हैं। क्या देते हैं? सेम स्पेसिफिक रोटेशन देते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन एक अगर क्लॉकवाइज देगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ये देखने से नहीं बता सकते, इसी में से एक कोई एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि फिर एक आपने अगर पता कर लिया कि ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये बोल सकते हैं कि दूसरे वाले का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड होगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यही सारी चीजें हमने यहां बताई हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस आर टू सेपरेट स्पीशीज called as optical isomers or more specifically enantiomers। तो हमने आपको enantiomers बार बार आपको पिछले 2 उदाहरण में ही बताया किस प्रकार से नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं जिनको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं। अब अगर बच्चों आप इस वाले एग्जाम्पल पर ध्यान दें, यहां पर अगेन हमने एक कंपाउंड लिया है, इसका मिरर इमेज बना, देख सकते कार्बन का कार्बन, मिथाइल का मिथाइल, हाइड्रोजन इधर है तो इधर देखिए दूर पर बना दिया, इधर Cl अंदर जा रहा है, इधर Cl बाहर आ रहा है, इधर Cl। अब अगर आप देखें कि क्या ये दोनों सुपर इंपोजेबल हैं, क्योंकि यही जांचने का ट्रेडमार्क तरीका है। अगर ये एक दूसरे पे नॉन सुपर इंपोजेबल हुए तो आप 100% बोल देना, 100% बिना सोचे समझे, हाँ भाई ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एनांशियोमर्स हैं और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्या ये नॉन सुपर इंपोजेबल है? ये बड़ा क्वेश्चन है। चलिए इसको जांचते हैं। जब बच्चों आप इसको बैठाएंगे तो चलिए आप बैठाने के लिए पहले सोचेंगे कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन को बैठा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री, एक कॉमन सेंस कहता है, आप इसको घुमा देंगे तो देखिए कार्बन पे कार्बन बैठ गया, मिथाइल पे मिथाइल बैठ गया और इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन बैठ गया और ये 2 Cl है, ये देखिए दोनों Cl है, ये दोनों Cl इन 2 Cl पर आके बैठ जाएंगे। ये देखिए मतलब ये दोनों क्या हो गए, 1 and 2 आर सुपर इंपोजेबल। मतलब यहां पर कायरलिटी नहीं है और ऐसे को क्या बोलते हैं, ए कायरल। मतलब ये जो कंपाउंड है ये कायरल नहीं होगा, ये ए कायरल होगा। मतलब मिरर इमेज पर अगर आप सुपर इंपोज हो गए तो आप कायरल नहीं होगे, ए कायरल होगे और आपके अंदर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ये ट्रेडमार्क इसका आंसर सुनिए, अगर आप मिरर इमेज पर सुपर इंपोजेबल हो गए तो आप ए कायरल होंगे और आपके अंदर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो देयरफॉर दीज आर नॉट कायरल। और आपको क्या बोला, और इन दोनों को देखिए अलग अलग कंपाउंड फिर मत बोल लीजिएगा, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे पर मैच कर गए, इन दोनों को बोलते हैं दीज टू आर नॉट टू डिफरेंट कंपाउंड्स बट आर सेम और आइडेंटिकल। इनके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, आइडेंटिकल। और अगर नॉन सुपर इंपोजेबल होते तो क्या शब्द यूज करते, इनैंशियोमर्स। अभी क्या यूज करेंगे, आइडेंटिकल, ए कायरल, सुपर इंपोजेबल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट, अब अगला यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, कायरल कार्बन क्या होता है। हमारे जो ये टॉपिक है इसमें कायरल कार्बन नाम की चीजें आगे भी बहुत इंपॉर्टेंटली आएंगी। ये एक ऐसा टेट्राहेड्रल कार्बन है
जो 4 अलग अलग ग्रुपों से जुड़ा हो, जैसे आप जानते हैं टेट्राहेड्रल कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, तो 4 ग्रुप से जुड़ा है। अगर ये चारों ग्रुप अलग अलग हों तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन बोला जाता है। आप उसको कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं, आप उसको स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। हम इस पर आएंगे, हम आगे के अपने लेक्चर्स में आएंगे। तो आप इस कार्बन को देखिए, जहां पर हमने स्टार बनाया, तो आप देख सकते हैं चारों ग्रुप जो इससे जुड़े हैं अलग अलग हैं, यानी ये कार्बन क्या है, ये कार्बन कायरल कार्बन है। और आप इसी प्रकार ये उदाहरण देखिए, इस कार्बन से भी मिथाइल, हाइड्रोजन, नाइट्रो, यहां पर CHO, तो 4 अलग अलग ग्रुप है। अगेन ये कार्बन क्या होगा बच्चों, ये कायरल कार्बन होगा। ठीक है, तो ये कायरल। अब यहां पर हमने आपको क्यों ये बात बताई, कि इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। एन ऑर्गेनिक स्पीशीज कैरिंग ओनली 1 कायरल कार्बन, कभी भी आप एक ऐसा ऑर्गेनिक स्पीशीज आपको मिले जहां सब खोजने पर आपको मात्र एक ही कायरल कार्बन मिल रहा है, एक ही कायरल सेंटर कायरल कार्बन मिल रहा है, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी इसकी मिरर इमेज जब बनाएंगे तो दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल होगा और हमेशा दोनों क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ये क्या ट्रेडमार्क एक स्टेटमेंट हुआ कि अगर एक कायरल कार्बन है, एक, सिर्फ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन तब दुविधा वाली बात होगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अब दुविधाएं आ जाएंगी। अगर 2 है, 3 है, 4 है तो दुविधाएं आएंगी, लेकिन मात्र अगर एक है तो हमेशा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बात आपको, आप अपना होमवर्क की तरह इसको जांच सकते हैं बना बना के, और वेज डैश प्रोजेक्शन बना के सुपर इंपोज करा के। अब कुछ उदाहरण देखिए, यहां पे उदाहरण देखिए, यहां पर देखिए ये कायरल नहीं है क्योंकि ये सब 3 हाइड्रोजन सेम बॉन्ड हो गए, यहां भी 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, ये भी। ये कार्बन देखिए, इससे इधर इथाइल ग्रुप जुड़ा है, ये मिथाइल, ये क्लोरीन और ये देखिए हाइड्रोजन, चारों अलग अलग है और एक ही कायरल कार्बन है। ये अनडाउटफुली आपको चेक करना है, चेक कर लीजिए, जो भी करना है। ये कंपाउंड, ये पार्टिकुलर कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी इसके 2 फॉर्म, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे। एक होगा क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब देखिए कि साइक्लिक कंपाउंड में, देखिए बच्चों साइक्लिक कंपाउंड में अक्सर बच्चों को समस्या होती है, इसीलिए हमने 2 उदाहरण लिए और आपको समझाने का प्रयास। अब कार्बन को जरा जांचते हैं। अगर आप इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, तो यहां पर देखिए 2 ग्रुप सेम हो गए, तो यहां पर कायरलिटी की तो कोई बात ही नहीं, ये कायरल कार्बन होगा ही नहीं। इस कार्बन की बात करें, 2 Cl सेम हो गए तो कभी भी कायरल होगा नहीं। इस कार्बन की बात करें, ये देखिए मिथाइल अलग है, हाइड्रोजन अलग है। अब इन दोनों में साइकिल में कैसे जांचे, तो आप देखिए क्या रूल रेगुलेशन होता है। आप एक काम करिएगा, जैसे आप ये समझ गए ये अलग है, ये अलग है, अब आप यहां से चलना शुरू करिए, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, घूम के यहीं आइएगा। एक राउंड ऐसे ले लीजिएगा और एक राउंड ऐसे। अगर दोनों राउंड आपको सेम दृश्य देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि दोनों ग्रुप सेम है। लेकिन आप जो दोनों राउंड लेंगे उनमें अगर डिफरेंसेस हों दृश्यों के, चीजों के जो आपको रास्ते में मिलेंगे, तो समझ जाइएगा वो दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे। तो जो यहां पर आप राउंड लेंगे तो आप यहां से जब इस कार्बन पे पहुंचेंगे तो देखेंगे 2 Cl लगा हुआ है, और जब यहां से राउंड लेंगे तो इस कार्बन पे जब पहुंचे, पहला कार्बन ये यहां था, इधर से पहला कार्बन ये 2 हाइड्रोजन, देखिए आपको डिफरेंस यहां पे मिल गया कि नहीं मिल गया। उधर से पहले कार्बन पर उधर से मूव किए तो अगले कार्बन पर 2 Cl था, इधर से मूव किए तो अगले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, डिफरेंस वहीं मिल गया। तो एक भी अगर डिफरेंस मिल गया तो यानी वो 2 ग्रुप अलग अलग हैं। तो यहां से ये बात पुख्ता हो जाती है कि ये जो कार्बन है, यहां एक कार्बन कायरल कार्बन है और ये हमेशा हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। ठीक है, अब अगला उदाहरण लीजिए। इस उदाहरण में देखिए एक एक कार्बन लेते हैं, यहां देखिए 2 मिथाइल है तो कायरल नहीं हो सकता, सेम हो गए। यहां देख सकते 2 हाइड्रोजन है, कायरल नहीं होगा। यहां देख सकते 2 हाइड्रोजन, कायरल नहीं होगा। यहां देख सकते 2 हाइड्रोजन, नहीं होगा। अब कहानी फंसती है इस वाले पर। यहां पर आप देखें
एक हाइड्रोजन एक Cl। अब देखना है क्या ये वाली वॉक और ये वाली वॉक सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है। तो जब आप यहां से वॉक लेने गए तो यहां ये पहला कार्बन आपको पहला पड़ाव मिला जहां 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां आपको पहला पड़ाव मिला जहां अगेन 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, कोई डिफरेंस नहीं, आगे बढ़ लीजिए। आगे बढ़े, यहां पहुंचे, अगले यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन में, यहां जब आप अगले हाइड्रोजन कार्बन पर पहुंचे तो यहां तो 2 हाइड्रोजन मिल रहे थे, यहां बच्चों आपको 2 मिथाइल मिल गया, तो दूसरे कार्बन पर ही अंतर आपको मिल गया, यानी ये 2 ग्रुप अलग अलग होंगे। तो ये 2 ग्रुप अलग अलग हैं, तो मतलब ये जो कार्बन है ये हमारा कायरल कार्बन है और एक ही यहां पर कायरल कार्बन है, तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव आपको आइसोमर देगा। इसके 2 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में काफी कुछ हो गया है, काफी बारीकियां और बॉटम लाइन वाली चीजें जो एग्जैक्टली आपको हिट करेंगी, कहां ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कहां नहीं होता है, क्या मतलब होता है, क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कैसे चेक करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन, मोलर रोटेशन, ये सारी बातें हमने आपको यहां पर डिस्कस की हैं। इसके आगे कई पार्ट्स और आने बाकी हैं जहां पर महत्वपूर्ण उदाहरणों से महत्वपूर्ण बातें हम आपको सरल भाषा में बताते रहेंगे और आप इसी प्रकार से मन लगाकर मेरे वीडियोस को समझते रहिए और पढ़ते रहिए। और इस घड़ी आप सभी अपना एक विशेष ख्याल रखिए, हर चीज को देख ताक के अच्छे से करिए और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।